क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर भारत का एक छोटा सा राज्य देवभूमि क्यों कहलाता है? क्या वजह है कि दुनिया भर से लाखों लोग हर साल उत्तराखंड की कठिन पहाड़ियों को पार करके यहाँ आते हैं? क्या सिर्फ मंदिर, या इसके पीछे छिपा है हजारों साल पुराने एक ऐसा इतिहास जिसने पूरे भारत की संस्कृति, आध्यात्मिकता और वीरता को आकार दिया? यह वही धरती है जहां गंगा ने पहली बार पृथ्वी को स्पर्श किया था, जहां पांडव अपने अंतिम सफर पे निकले, जहां भगवान शिव ने स्वयं तप किया, जहां छोटे छोटे राज्यों के वीर योद्धाओं ने विदेशी आक्रमणकारियों के सामने कभी घुटने नहीं टेके। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उत्तराखंड हमेशा उत्तराखंड नहीं था? कभी ये अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। फिर गोरखा सेना आई, अंग्रेज आए, और आखिरकार एक लंबे संघर्ष के बाद साल 2000 में इस राज्य का जन्म हुआ। आज हम उत्तराखंड के पूरी कहानी जानेंगे, पौराणिक कथाओं से लेकर आधुनिक राज्य बनने तक। ऐसे तथ्य भी जानेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में हम आपको बताएंगे कि उत्तराखंड का एक ऐसा रहस्य क्या है जिसे जानकर आप इस भूमि को पहले से भी अधिक सम्मान देंगे। दोस्तों, उत्तराखंड का इतिहास केवल इंसानों से शुरू नहीं होता है। इसकी कहानी शुरू होती है हिमालय से। लगभग 5 करोड़ वर्ष पहले भारतीय भूभाग उत्तर की तरफ बढ़ते हुए प्लेट से टकराया था। इस टक्कर ने जन्म दिया दुनिया की सबसे युवा और सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय का। धीरे धीरे बर्फ जमी, ग्लेशियर बने, नदियां निकली, और इन्हीं नदियों ने इस पूरे क्षेत्र को जीवन दिया। गंगा, यमुना, अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी, पिंडर, काली, ये सिर्फ नदियां नहीं है, ये उत्तराखंड की पहचान है। इन्हीं नदियों ने यहाँ सभ्यता बताई। लेकिन भारत में उत्तराखंड का महत्व केवल भौगोलिक नहीं है, यह आध्यात्मिक भी है। हिंदू धर्म के अनुसार यह भूमि देवताओं की तपस्थली कही जाती है, इसलिए इसे देवभूमि कहा जाता है। अगर हम पुराणों और महाभारत को देखें तो उत्तराखंड का उल्लेख कई नामों से मिलता है। कहीं इसे केदारखंड कहा जाता है, कहीं मानसखंड। आज का गढ़वाल क्षेत्र प्राचीन प्राचीन ग्रंथों में केदारखंड कहा जाता था, जबकि कुमाऊं क्षेत्र मानसखंड के नाम से जाना जाता था। मान्यता है कि भगवान शिव ने केदारनाथ में तपस्या की थी, भगवान विष्णु बद्रीनाथ में ध्यान मग्न हुए, ऋषि व्यास ने हिमालय बहुत सारे वहां पे संकल्प हुआ था, और गणेश जी भी वहां पे आए थे। महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करने हिमालय पहुंचे। उन्होंने भगवान शिव को खोजा, लेकिन शिव उनसे नाराज थे। उन्होंने बैल का रूप धारण कर लिया। जब भीम ने बैल को पकड़ने की कोशिश की तो उसका शरीर 5 अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुआ। आज वही स्थान पंच केदार के नाम से प्रसिद्ध है। केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्य महेश्वर और कल्पेश्वर। यही कारण है कि उत्तराखंड केवल पर्यटन स्थल नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। उत्तराखंड की पहचान गंगा के बिना अधूरी है। पुराणों के अनुसार राजा सगर के 60,000 पुत्रों की मुक्ति के लिए राजा भागीरथी ने बरसों तक तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर मां गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर आने के लिए तैयार हुई। लेकिन समस्या यह थी, यदि गंगा सीधे पृथ्वी पर उतरती तो उनका वेग पूरी पृथ्वी को नष्ट कर देता। तब भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को धारण किया, और फिर धीरे धीरे गंगा पृथ्वी पर उतरी। आज गंगोत्री और गौमुख को उसी दिव्य कथा से जोड़ा जाता है। भले ही आधुनिक इतिहास से धार्मिक परंपरा माना, लेकिन भारतीय संस्कृति में इस कथा का आज भी महत्व है। अब सवाल उठता है कि उत्तराखंड में प्राचीन काल में लोग रहते थे। इसका उत्तर है हाँ। पुरातत्वविदों को ऐसे प्रमाण मिले हैं जो बताते हैं हजारों वर्ष पहले भी इस क्षेत्र में मानव बस चुके थे। पत्थर के औजार, प्राचीन गुफाएं और शुरुआत कृषि के संकेत बताते हैं कि हिमालय के पर तपस्या की भूमि नहीं था, बल्कि यहाँ मानव जीवन भी धीरे धीरे विकसित हो रहा था। समय के साथ छोटे छोटे जनजातीय समुदाय बने। इनमें खास तौर पर किरात, हस्त और अन्य हिमालयी समुदायों का उल्लेख मिलता है। इन्हीं समुदायों ने आगे चल के उत्तराखंड की संस्कृति, भाषा और लोक परंपरा की नींव रखी। लेकिन उत्तराखंड का पहला संगठित और शक्तिशाली राज्य कौन सा था? क्या यहाँ भी मौर्य साम्राज्य पहुंचा था? क्या सम्राट अशोक का प्रभाव इन पहाड़ों तक आया? और कैसे एक छोटे से राज्य ने हिमालय में एक अलग ही पहचान बना ली? यहीं से शुरू होती है उत्तराखंड की वास्तविक लिखित इतिहास की कहानी। उत्तराखंड के पहले संगठित राज्य की शुरुआत से समय से आगे बढ़ता है। अब हम पौराणिक कथाओं से निकलकर इतिहास में प्रवेश करते हैं। सिक्कों, पुरालेखों और बहुत सारे पुरातत्व खोजों से मिलता है उत्तराखंड का सबसे प्राचीन संगठित जो राज्य है वो कुलिंदा राजवंश।
इतिहासकारों के अनुसार यह राज्य लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से पहले से था। इसका प्रभाव वर्तमान गढ़वाल, कुमाऊं और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ है। पुरंद केवल पहाड़ी योद्धा नहीं थे, बल्कि कुशल व्यापारी भी थे। उस समय हिमालय केवल बर्फ और जंगली एरिया नहीं था, बल्कि भारत, तिब्बत और मध्य एशिया को जोड़ने वाला एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक व्यापार था। यहीं से नमक, ऊंट, चाप और बहुत सारी बहुमूल्य वस्तुओं का व्यापार होता था। कुलिंद राजाओं ने अपने नाक के सिक्के भी जारी किए। इन सिक्कों पर भगवान शिव के प्रति त्रिशूल, नंदी और विभिन्न धार्मिक चिन्ह अंकित मिलते हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि उस समय भी इस क्षेत्र में शैव परंपरा का गहरा प्रभाव था। क्या मौर्य साम्राज्य उत्तराखंड तक पहुंचा था? जब भारत में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और बाद में सम्राट अशोक का शासन था, तब उसका प्रभाव भारत के उत्तर विशाल तक फैला हुआ था। जबकि हिमालय के ऊंचे पर्वत तो बहुत लिमिट था उनका। लेकिन मौर्य साम्राज्य का और सम्राट अशोक के समय बौद्ध भिक्षु हिमालय की तरफ आए थे। उन्होंने कई स्थानों पर धर्म का प्रचार किया। हालांकि उत्तराखंड की जनता ने अपनी प्राचीन वैदिक और शैव परंपराओं को कभी पूरी तरह नहीं छोड़ा। यही वजह है कि आज भी हिंदू और बौद्ध संस्कृति के समान प्रतिरूप मिलते हैं। भारत में कुषाण और साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य को भारत का स्वर्णिम कहा जाता है। इस समय विज्ञान और भारत साहित्य ने नई ऊंचाइयां छुई थी। यही कई प्राचीन मंदिरों की परंपरा विकसित हुई थी। पत्थरों से मंदिर बनाने की कला प्रसिद्ध हुई थी। धार्मिक यातनाओं के महत्व बढ़ा था। ऋषि मुनियों के आश्रम स्थापित हुए और यही उत्तराखंड एक आध्यात्मिक रूप के प्रसिद्ध हुआ था। लेकिन अभी उत्तराखंड को अपना पहला महान साम्राज्य मिलना अभी बाकी था। एक ऐसा साम्राज्य जिसने लगभग हिमालय पर 300 वर्षों तक हिमालय पे साम्राज्य किया था। उत्तराखंड के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हुआ था। था कत्यूरी राजवंश। कत्यूरी राजाओं की राजधानी पहले जोशीमठ और बाद में बैजनाथ मानी जाती है। आज भी बैजनाथ मंदिर समय उनकी महान स्थापत्य कला का जीवन प्रमाण थे। कत्यूरी शासन ने सिर्फ युद्ध नहीं जीते, उन्होंने संस्कृति को भी नई पहचान दी। उन्होंने अनेक मंदिर बनवाए, कृषि को बढ़ावा दिया, व्यापारिक मार्गों को सुरक्षित बनाया और उत्तराखंड को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाया। इतिहासकारों का मानना है कि कत्यूरी साम्राज्य का प्रभाव न केवल उत्तराखंड तक सीमित नहीं था, उनका प्रभाव पश्चिमी नेपाल और हिमालय के अन्य क्षेत्रों तक भी फैला हुआ था। यह उस समय का सबसे शक्तिशाली पहाड़ी राज्य बन चुका था। कला, संस्कृति और धर्म कत्यूरी राजाओं के शासनकाल में मंदिर निर्माण अपने चरम पर पहुंच गया था। पत्थरों को बिना आधुनिक मशीनों के इतनी सटीकता से तराशा गया कि आज भी इंजीनियर अपने उनकी तकनीक को देखकर सरप्राइज होते हैं। द्वाराहाट के मंदिर और बहुत सारे ऐसे मंदिर जो सिर्फ पूजा के स्थान नहीं, ये उस युग की इंजीनियरिंग और ऐसे बहुत ही सस्पिशियस ऐसे एग्जाम्पल हैं। उत्तराखंड की लोक संस्कृति भी उसी टाइम विकसित हुई थी। लोकगीत, लोक नृत्य, पारंपरिक वाद्य यंत्र और स्थानीय भाषा साम्राज्य का अभिन्न हिस्सा बन गई। आज भी कुमाऊनी और गढ़वाली जो है वो कत्यूरी राज्य का झलक मिलती है। कत्यूरी राज्य का पतन एक इतिहास हमें बार बार ये चीज सिखाता है, कोई भी इतिहास हमेशा के लिए नहीं रहता। कत्यूरी राजाओं के साथ भी यही हुआ। समय के साथ उत्तराधिकारियों को लेकर एक बहुत ज्यादा विवाद हुआ। राज्य छोटे छोटे हिस्सों में बट गया। स्थानीय हिस्सों ने स्वतंत्रता घोषित कर दी। कमजोर प्रशासक का फायदा पड़ोसी शक्तियों ने उठाया और धीरे धीरे वह विशाल सम्राट जिसने कभी पूरे हिमालय में अपनी शक्ति का परचम लहराया था, इतिहास बन गया। लेकिन इसी बिखराव से जन्म लेने वाले थे दो नए शक्तिशाली राज्य, गढ़वाल और कुमाऊं। यही दोनों राजवंश आने वाले कई सौ वर्षों तक उत्तराखंड की दिशा और दशा तय करने वाले थे। और इन्हीं राजाओं के ऐसे वीर शासक थे जिनकी कहानियां आज भी उत्तराखंड के लोक गीतों में गर्व के साथ गाई जाती है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें एंड कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो में सबसे बेस्ट क्या लगा। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। बाय बाय।